नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत केसरी। ज्ञान ज्योति क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बाल मनोविज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं। बाल मनोविज्ञान को ही बाल विकास कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान को बाल विकास इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बाल मनोविज्ञान में बालकों से संबंधित विभिन्न प्रकार के जानकारी एकत्र करने को मिलता है। बालक के विकासात्मक अवस्थाओं के बारे में जानकारी मिलता है। बालक की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, बालक का विकास क्रम क्या होता है, बालक अधिगम कैसे करते हैं, बालक किस प्रकार सीखते हैं, किस प्रकार सोचते हैं, विस्तृत रूप से हमें पढ़ने समझने को मिलता है। इस प्रकार बाल मनोविज्ञान को बाल विकास कहा जाता है। अगर इसका इंग्लिश बात करते हैं तो बाल मनोविज्ञान की चाइल्ड साइकोलॉजी या फिर इसको हम कह सकते हैं बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में जाना जाता है, जो कि परीक्षाओं में बहुत प्रकार के प्रश्न इससे आते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसमें कि बाल विकास यानी कि बाल विकास दो शब्द निकलकर सामने आता है। एक बाल होता है, दूसरा विकास होता है। बाल क्या होता है? बाल को ही हम बालक कहते हैं। बाल या बालक का तात्पर्य पर जन्म से 12 वर्ष तक के बच्चों से लगाया जाता है। यानी कि जो बालक जो होते हैं, सामान्य शब्दों में कि 12 वर्ष तक के बच्चों को हम बालक बोलते हैं, लेकिन मनोविज्ञान के दृष्टिकोण में अगर देखा जाए तो बालक जो होते हैं कि गर्भावस्था से लेकर या फिर कह सकते युवा अवस्था या फिर कह सकते परिपक्वावस्था या फिर किशोरा अवस्था से लगाया जाता है। यानी कि जो बालक जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के हो जाते हैं, किशोरावस्था तक के हो जाते हैं, उसको हम बालक बोलते हैं बाल मनोविज्ञान के दृष्टिकोण में। अब बात करेंगे विकास क्या होती है, तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत तक चलते रहती है। यानी कि विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है, बिना रुके हुए चलती है। जन्म से पहले ही अर्थात गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक यानी कि कह सकते जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। इस समय में बालक के अंदर विभिन्न प्रकार के विकास होते हैं, यानी कि कई पक्ष होते हैं, कई आयाम होते हैं। जैसे में देख सकते हैं शारीरिक विकास उसका हो गया, या फिर मानसिक विकास हो गया, या फिर क्रियात्मक विकास, उसके बाद सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास, भाषात्मक विकास, कई प्रकार के इत्यादि विकास होते हैं और धीरे धीरे समय समय पर होते रहते हैं। विशेष रूप से हम उसको आगे पढ़ेंगे। बात करेंगे हम लोग पेस्टालॉजी। पेस्टालॉजी एक मनोवैज्ञानिक है, बाल मनोविज्ञान संबंधित है। इन्होंने ही सर्वप्रथम वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया। वैज्ञानिक रूप का तात्पर्य यहां पर है कि इन्होंने प्रयोग के माध्यम से बताया कि बालक का विकास क्रम इस प्रकार होता है। तो प्रयोग किस पर करते? प्रयोग अपने ही 3.5 वर्ष के पुत्र पर इन्होंने प्रयोग किया। इन्हीं का एक पुत्र 3.5 वर्ष के थे उस अवस्था में बालक। तो क्या हुआ कि उनके व्यवहार का इन्होंने अवलोकन किया, व्यवहार को देखें कि किस प्रकार वह बालक जो है व्यवहार कर रहा है। तत्पश्चात उन्होंने अपनी पुस्तक में, जो वह पुस्तक बेबी बायोग्राफी के नाम से जानी जाती है, इस पुस्तक में उन्होंने बतलाया कि बालक का जो व्यवहार जो होता है वयस्कों के व्यवहार से अलग होता है। यानी कि छोटे छोटे बालक जो होते हैं उसका व्यवहार अलग होता है और जो वयस्क जो होते हैं उसका व्यवहार अलग होता है। दोनों का अलग अलग क्षेत्र होता है, अलग अलग सोचने का तरीका होता है, नजरिया होता है। इन्होंने अपने पुस्तक में वर्णन करते हैं। आगे आते हैं स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल क्या है? ये स्टैनली हॉल अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है। इन्होंने एक प्रश्नावली का निर्माण किया और यह प्रश्नावली क्या होती है कि प्रश्नावली बालक के सभी अवस्थाओं को, यानी कि कह सकते हैं गर्भावस्था, उसके बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरा अवस्था, इन सब अवस्थाओं को ही विकासात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। और यह विकासात्मक अवस्था क्रमबद्ध रूप से व्याख्यान या फिर वर्णन करते हैं ये पेस्टालॉजी, किस प्रकार से बालक का विकास होता है, क्रम क्या होती है। इस प्रकार इन्होंने प्रश्नावली का निर्माण करने के पश्चात विशेष रूप से बताया था, तब जाकर इनको बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाने लगा। क्योंकि बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो बाल मनोविज्ञान के जनक आपको हो जाएंगे स्टैनली हॉल। अगला उसके बाद आते हैं क्रो व क्रो के अनुसार, ये भी मनोवैज्ञानिक क्रो व क्रो क्या बताते हैं कि क्रो व क्रो ने 20वीं सदी को बालकों का काल माना। यानी कि जो 20वीं शताब्दी जो चली वह बालकों का काल है, बालकों की शताब्दी। क्यों कर रहे हैं इस प्रकार से? क्योंकि 20वीं शताब्दी में बालकों के विकास के क्रम में देखा जाए, बालकों के विकास के बारे में गहन अनुसंधान हुए, गहन प्रयोग हुए, विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए गए कि बालक का विकास किस प्रकार होता है, वह समस्याएं जब होती है तो समस्याओं का समाधान कैसे होता है, विकासात्मक अवस्था में क्या क्या बातें की सावधानियां रखनी चाहिए, किस प्रकार से बालकों का क्रम होना चाहिए, इन सब बातों के बारे में अनुसंधान हुए। कई प्रकार के मनोवैज्ञानिक निकलकर सामने आते हैं। विशेष रूप से अनुसंधान हुआ बालकों के संदर्भ में। इस प्रकार क्रो व क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालकों का काल कहा।
अब यहाँ पर बात है कि बाल मनोविज्ञान या फिर बाल विकास के अन्य जो टॉपिक्स जो है उसको पढ़ने समझने से पहले हमें दो बातें समझनी है। क्या देखा जाए कि बाल मनोविज्ञान को समझने से पहले आवश्यक है कि आप अभिवृद्धि, इसी अभिवृद्धि या विकास, अपने शब्दों में हम वृद्धि बोलते हैं, मनोविज्ञान के शब्दों में इसे अभिवृद्धि कहा जाता है, तथा विकास, ये दोनों एक में हो जाएगा, ये अलग है, ठीक है। यानी कि वृद्धि और विकास या फिर अभिवृद्धि और विकास के अर्थ को समझना, उनके बीच के अर्थ को समझना, अंतर क्या है, संबंध क्या है, इस चीज को समझना अति महत्वपूर्ण आवश्यक हो जाता है। तो आइए हम लोग अभिवृद्धि एवं विकास के अंतर को समझ लेंगे, तत्पश्चात आगे के कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। अब आप लोग देखेंगे अभिवृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है। आइए हम लोग देखते हैं अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर। अभिवृद्धि यानी कि वृद्धि को ही मनोविज्ञान की भाषा में अभिवृद्धि बोला जाता है। इस अभिवृद्धि का अंग्रेजी जो होता है वह ग्रोथ होता है, जबकि विकास का होता है डेवलपमेंट होता है। दोनों अलग अलग है। यदि हिंदी की बात कीजिएगा तो हिंदी व्याकरण में देखेंगे तो दोनों को एक ही के रूप में हम लोग पर्यायवाची शब्दों में पढ़ते हैं, लेकिन मनोविज्ञान के दृष्टिकोण में अगर देखा जाए तो दोनों का मतलब अलग अलग होता है और इससे ही संबंधित बहुत प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है। इससे संबंधित प्रश्न बहुत आते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि अभिवृद्धि को ही वृद्धि बोलते हैं। यह निश्चित समय तक, यानी कि वृद्धि जो होती है निश्चित समय तक, यानी कि परिपक्वता अवस्था प्राप्त करने तक ही ये चलने वाली प्रक्रिया होती है। यानी कि जब बालक परिपक्व हो जाता है तो उसका जो वृद्धि जो होता है वह रुक जाता है, जबकि विकास जो होती है वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। यानी कि बालक का जब तक जीवन होता है तब तक उसके साथ ये विकास चलते रहती है। यानी कि विकास जो होती है वह जन्म से पहले की अवस्था से ही प्रारंभ हो जाती है, अर्थात कह सकते हैं गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है और ये पूरे जीवन भर विकास होते रहता है। बालक को देखने को ये मिलता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए अभिवृद्धि में कि कोशिकाओं में बढ़ोतरी, यानी कि शरीर जो है पर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, यानी कोशिकाओं की बढ़ोतरी से संबंधित है, संख्यात्मक बढ़ोतरी से संबंधित होती है। जबकि विकास क्या होता है, उन कोशिकाओं की कार्य क्षमता में बढ़ोतरी, यानी कि वह कोशिकाएं धीरे धीरे बढ़ोतरी होती है, अर्थात कह सकते उसमें विभिन्न प्रकार के कार्य क्षमता आती है, दृढ़ीकरण आता है, उसको हम कहते हैं कार्य क्षमता में बढ़ोतरी का हो जाना। अभिवृद्धि या फिर वृद्धि जो होती है वह एक पक्षीय होती है और यह पक्ष शारीरिक पक्ष से लगाया जाता है। एक पक्षीय तात्पर्य यहाँ पे यह है कि वृद्धि जो होती है वो शारीरिक वृद्धि कही जाती है, यानी कि उसमें सिर्फ एक ही पक्ष होते हैं, शरीर का वृद्धि हो जाना। जबकि विकास का तात्पर्य होता है कि विकास एक बहुपक्षीय चलने वाली प्रक्रिया होती है। इस बहुपक्षीय में आपका शारीरिक विकास होए, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, नैतिक विकास, भाषाई विकास और भी प्रकार के विभिन्न प्रकार के विकास इसमें देखने को मिलता है। इन सब प्रकार को मिलाकर अगर कहा जाए तो विकास एक बहुपक्षीय प्रक्रिया होती है। विकास में बहुत सारे आयाम होते हैं जबकि ये एक आयाम होते हैं। अब बात करेंगे अभिवृद्धि क्या होती है। अभिवृद्धि में ही हम लोग देखेंगे कि अभिवृद्धि में लंबाई, यानी कि शरीर की लंबाई का बढ़ना, उसका चौड़ाई यानी उसके भार में वृद्धि, यानी कि शरीर के लंबाई, चौड़ाई एवं भार में जो वृद्धि जो होती है वह देखने को कहा जाता है उसको वृद्धि। जबकि इन्हीं चीज में इसके कार्य क्षमता को दर्शाता है। चूंकि देखिएगा बालक जब छोटा होता है यानी कि उसकी लंबाई और चौड़ाई या फिर उसका भार में जब कमी होती है, यानी कि जब छोटे बालक होते हैं तो उसकी कार्य क्षमता कुछ अलग हो जाती है। जैसे जैसे बालक का बढ़ोतरी होती है, लंबाई बढ़ोतरी होती है या फिर चौड़ाई या फिर उसके भार में बढ़ोतरी होती है तो उसके कार्य करने की क्षमता भी अलग अलग होने लगती है, कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होती है, ये आपका हो जाता है। फिर बात करेंगे हम इसमें कि वृद्धि जो होती है वह संख्यात्मक वृद्धि या फिर संख्यात्मक में या फिर मात्रात्मक। संख्यात्मक मतलब संख्या से यहाँ पे कहा जा रहा है, मात्रात्मक और परिमाणात्मक वृद्धि, यानी कि देखिएगा दांतों की संख्या, शुरुआती दौर में दांत एक निकलेंगे, 2, 3 इस तरह से निकलकर आपका समय समय पर हमेशा इसकी संख्या बदलते जाती है और ये निश्चित समय पर जाकर रुक जाती है। और कहा भी गया है कि स्वस्थ मनुष्य के जो दांतों की संख्या जो होती है वह 32 होती है। इस प्रकार अब उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, यानी कि यह इसका परिमाण जो होता है वह निश्चित होता है। दांतों की संख्या है या फिर हड्डियों की संख्या है ये निश्चित होती है। अब यहाँ पर है
कि मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों में वृद्धि होती है। यानी कि विकास जो होता है मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। इसका तात्पर्य यह है कि दांतों की संख्या तो बढ़ोतरी होती ही होती है, हड्डियों की संख्या में बढ़ोतरी होती ही होती है, साथ ही साथ उसमें दृढ़ीकरण मजबूतीकरण भी उसमें साथ साथ चलते रहता है। तो इस चीज को हम गुण बोलते हैं उसका, यानी कि संख्या तो बढ़ ही रहा है, संख्या के बढ़ने के साथ साथ उसका मजबूती होना या फिर उसमें कमजोरी होना। हड्डियों की संख्या बढ़ोतरी हो रही है तो देखने को मिलता है कि कभी कभी वह हड्डी कमजोर हो जाना या फिर बहुत मजबूत हो जाना, दांतों का कमजोर हो जाना या फिर कह सकते हैं कि दांतों का मजबूतीकरण हो जाना, ये आपका गुणात्मक कहलाता है, गुण कहलाता है, उसका गुण कहलाता है। अब हम देखेंगे इसमें कि अभिवृद्धि जो होती है, अभिवृद्धि को हम माप सकते हैं, अभिवृद्धि को हम तौल सकते हैं। यानी कि आप इसको मापा तौला जा सकता है आसानी से इसको, लेकिन हम विकास को माप तौल नहीं सकते हैं, हम इसका अनुभव कर सकते हैं, इसका अवलोकन कर सकते हैं। यानी कि विकास को हम देख सकते हैं, यानी कि विकास सिर्फ अवलोकन करने योग्य होती है, उसका अनुभव करने योग्य होती है। जबकि अभिवृद्धि जो होती है वो बाह्य स्वरूप से लगाया जाता है, शरीर को देखकर लगाया जाता है कि शरीर के बाहरी स्वरूप को अगर हम देख लेते हैं तो उसके परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं कि इस बालक का जो वृद्धि जो हो रही है इस प्रकार से हो रहा है। जबकि विकास क्या होती है, विकास बाह्य स्वरूप और आंतरिक स्वरूप दोनों होते हैं। यानी कि विकास में बाह्य स्वरूप भी होता है और आंतरिक स्वरूप भी होता है। अब रहा यहाँ पे कि ये अभिवृद्धि जो होती है, अभिवृद्धि एक संकुचित या फिर एक संकीर्ण अर्थ रखता है। यानी कि सिर्फ यदि अभिवृद्धि हम बोलेंगे या फिर वृद्धि बोलते हैं तो ये छोटा सा अर्थ में समझने को मिलता है। इसी को अगर विशेष रूप से आपको समझना है तो आपको विकास को समझना होगा। तत्पश्चात हम कह सकते हैं कि विकास का एक व्यापक अर्थ होता है, व्यापक मतलब बहुत अच्छे से जानकारी उपलब्ध होना इसमें, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा व्यापक अर्थ का होना। ये बहुत ही कम शब्दों में हम अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे कि अभिवृद्धि और विकास में क्या क्या अंतर होते हैं। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि हम जब इसका ऑब्जेक्टिव्स हल करते हैं तो काफी सुविधा मिल जाती है। इसमें एक शब्द और भी आता है कि अभिवृद्धि एवं विकास, अभिवृद्धि एवं विकास या फिर वृद्धि एवं विकास को लिए, यानी कि वृद्धि एवं विकास एक दूसरे पर आश्रित एवं पूरक होते हैं। आश्रित का मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे पर ही आश्रित होना है, यानी एक में अगर कमी हो रही है, यानी कि मान लीजिए यदि वृद्धि में कमी हो रही है तो उसका प्रभाव विकास में भी पड़ता है। यदि विकास में किसी प्रकार का कमी हो रहा है तो उसका प्रभाव वृद्धि में भी देखने को मिलता है। एक दूसरे पर आश्रित है अर्थात एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। तत्पश्चात इसमें देखा जाए कि आरंभिक जीवन में यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है, शुरुआती समय का जब होता है तो उसका देखिएगा कि शारीरिक विकास ज्यादा हो जाता है। यानी कि कह सकते हैं शरीर से संबंधित जो वृद्धि जो होती है वह काफी उच्च होती है, लेकिन उसका जो नैतिक विकास हो गया या फिर संवेगात्मक विकास हो गया, सामाजिक, ये सारे विकास जो बहुपक्षीय होते हैं ये निम्न होते हैं। अधिकांश देखने को मिलता है उसका शारीरिक विकास काफी उच्च होता है और यह विकास निम्न होता है। जैसे ही बालक थोड़ा बड़ा हो जाता है, कुछ समय व्यतीत कर लेता है, यानी कि जीवन के अंतिम समय में पहुंचने लगता है, परिपक्वता अवस्था प्राप्त करके पार कर चुका होता है, तब देखने को मिलता है उसका विकास काफी अब उच्च होने लगा, जबकि शारीरिक वृद्धि जो होती है वो निम्न होती है। अर्थात शुरुआती दौर में यदि उसका शारीरिक विकास पर ध्यान न दिया जाए तो उसका जो मानसिक विकास जो होगा काफी प्रभावित हो सकता है। इसीलिए दोनों जरूरी है, अर्थात कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। ये रहा आपका अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर। अभिवृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है ये हम लोग देखें। यानी कि अब देखेंगे हम लोग कि अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। प्रभावित करने का तात्पर्य यह है कि उसको कौन कौन सा ऐसा कारक है, कौन कौन सा ऐसा घटक है जो इस पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव डालने का काम करता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक में पहला कारक का नाम आता है पोषण। पोषण से संबंधित कह सकते हैं खान पान। मनुष्य को जीवन जीने के लिए
ठीक है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि भोजन से ही हम वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लवण ये सब प्राप्त करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण आवश्यक होता है। यदि शुरुआती दौर में बालक को सही रूप से खान पान मिले, उसका लालन पालन सही तरीके से किया जाए, तो उसका जो विकास जो होगा काफी अच्छा होगा। वही अगर दूसरे शब्द में अगर कहा जाए कि जिन बालकों का पोषण सही तरीके से ना हो, अच्छे तरीके से नहीं होता है, तो उसका विकास प्रभावित होता है, यानी कि उसका सही तरीके से विकास न हो पाना। तो दोनों रूप से हम इसको देख सकते हैं। पोषण बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दूसरा है आपका वंशानुक्रम। वंशानुक्रम क्या होता है? वंशानुक्रम एक प्रक्रिया है, यानी कि माता पिता या पूर्वजों से जो भी गुण अपने उनके बच्चों में आ जाता है, तो यह प्रक्रिया वंशानुक्रम कहलाती है। यानी माता पिता का गुण अवगुण यदि बच्चों में आ जाता है, तो उसी के अनुसार उसका विकास भी होता है। अर्थात यहाँ पर वंशानुक्रम भी बालक के विकास एवं बालक के वृद्धि को प्रभावित करने में एक मुख्य रूप से एक घटक का काम करते हैं। उसके बाद है वातावरण। वातावरण से संबंधित क्या है? जैसे कि घर का वातावरण हो, या फिर पास पड़ोस का वातावरण हो, या फिर विद्यालय का वातावरण हो, तो ये भी प्रभावित करते हैं। जैसे घर का वातावरण, यदि घर का वातावरण सकारात्मक हो, घर का वातावरण एक अच्छे तरीके से उसमें वातावरण बनाया गया है, सारे बच्चे उसमें अच्छे से रह रहे हैं, माता पिता का व्यवहार बच्चों के साथ किस प्रकार से हो रहा है, ये भी प्रभावित करने में देखने को मिलता है। तो घर का वातावरण शुद्ध हो, क्योंकि बालक का प्रभाव उसके घर के वातावरण के अनुसार ही उसका वृद्धि एवं विकास होगा। अब रहा पड़ोस, आसपास पड़ोस के बच्चे, आसपास पड़ोस का जो माहौल जो है, हमारे पड़ोसी जो है किस प्रकार से रह रहे हैं, उनका खान पान कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, उनका कह सकते हैं कि बच्चों से लगाव किस प्रकार से है, ये भी प्रभावित करने वाले एक कारक रूप में देखने को मिलता है। उसके बाद है विद्यालय। विद्यालय का वातावरण, चूंकि विद्यालय में बालक जो है शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के काफी नजदीक रहता है, तो बालक विद्यालय में यदि जा रहा है तो विद्यालय का वातावरण कैसा है, चूंकि विद्यालयी वातावरण में ही बालक का सर्वांगीण विकास होता है, तो विद्यालय का वातावरण बालक के विकास, बालक के वृद्धि में बहुत ही प्रभावित स्थान रखता है, बहुत ही प्रभाव करने वाला एक कारक रूप में इसको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे है लैंगिक विकास का होना, यानी कि लैंगिक विकास जो है वृद्धि एवं विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। लैंगिक विकास का तात्पर्य होता है कि बालक एवं बालिकाओं से, चूंकि शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो बालिकाओं का विकास जो होता है, मानसिक विकास जो होता है, बालकों की अपेक्षा अधिक हो जाता है, यानी कि पहले हो जाता है। यानी कि यहाँ पे जब उनका मानसिक विकास पहले होगा, तो हर प्रकार का विकास थोड़ा देखने को मिलता है पहले होता है। इस प्रकार लैंगिक विकास भी प्रभावित करता है विकास को। अगला है बुद्धि। बुद्धि किस रूप से बालक के विकास एवं वृद्धि को प्रभावित करता है। बुद्धि यानी कि तीव्र बुद्धि वाले जो बालक जो होते हैं, शुरुआती दौर में जो जन्म लेते ही प्रतिभाशाली बालक हो, या मंद बुद्धि बालक हो, या फिर औसत से कम बुद्धि वाले बालक हैं, यानी कि तीव्र बुद्धि जो बालक जो होते हैं, उनका मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, सोचने का तरीका कुछ अलग होता है अपेक्षाकृत जो मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं। तो ये भी प्रभावित करने वाले एक कारक हो जाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां, यानी कि मनुष्य के शरीर में, बालक के शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां, बाह्यस्रावी ग्रंथियां भी होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां से हार्मोन्स निकलते हैं, या अंतःस्रावी ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलते हैं, वह हार्मोन बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करने में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस प्रकार से अंतःस्रावी ग्रंथियां भी विकास को प्रभावित करने वाले कारक हो जाते हैं। यदि किसी भी प्रकार के हार्मोन्स की कमी हो जाती है, तो शरीर पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है, मानसिक विकास प्रभावित हो सकता है। अब है आपका व्यायाम। व्यायाम यानी कि जिसको एक्सरसाइज हम बोलते हैं, व्यायाम बहुत ही जरूरी हो जाता है अपने दैनिक जीवन में। देखा जाए कि स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है व्यायाम। अगला है वायु एवं प्रकाश। वायु एवं प्रकाश वृद्धि या फिर विकास को प्रभावित कैसे करते हैं। स्वच्छ वायु से ही हम अच्छे से, हमारा शरीर जो है स्वस्थ रह सकता है। यदि वायु प्रदूषित है तो इसका प्रभाव शरीर पर देखने को मिलता है। जब शारीरिक विकास में किसी प्रकार का कमी आती है, तो मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। तो इसलिए वायु का शुद्ध होना बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक रखता है। इसके अगर किसी प्रकार का इसमें कह सकते हैं कि अशुद्धि पाई जाती है, तो इसका प्रभाव शारीरिक और मानसिक दोनों देखने को मिलता है। उसके बाद है प्रकाश। चूंकि प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में हमें विटामिन डी मिलता है, और यह विटामिन डी शरीर की हड्डियों को मजबूतीकरण के लिए काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इसीलिए हमें प्रकाश की भी उचित
उचित मात्रा की आवश्यकता होनी चाहिए, उचित मात्रा में होनी चाहिए। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि बाल विकास के अंतर्गत, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हमने समझा कि वृद्धि एवं विकास में क्या क्या अंतर होते हैं, वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। अब इससे संबंधित जो भी सारे प्रश्न जो बनेंगे प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, आसानी से हम इस चीज को हल कर सकते हैं। अगले में हम लोग देखेंगे इसके कुछ और अन्य तथ्य को लेकर आया जाएगा, उस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा, धन्यवाद।